दूसरे जो हैं जब दूसरे जो क्रिएचर्स हैं, बर्ड्स हैं, शदीद गर्मी की वजह से जब वो थक के होते हैं, व्हेन दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस अ साउंड, तो उस वक्त ग्रास हॉपर जो है वो अपनी उछल कूद में मसरूफ़ रहता है और वो अपनी जो है म्यूजिकल साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इन दिस वे द लाइफ ऑफ सॉन्ग कंटिन्यूज थ्रू आउट द ईयर, सीजन टू सीजन। तो कभी भी नहीं है, जिंदगी का गीत यहाँ कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है। हेलो, कैन यू हियर? हेलो। जी जी, आवाज आ हाँ, रही है। अब अगर आ रही है। मेरी आवाज़ का नहीं भी है तो मैंने रिकॉर्डिंग लगा दिया, तो एंड में फिर जो है वो ये आप दोबारा इसको सुन सकेंगे। ठीक है। अब इसमें जो द जी ब्यूटीज फॉर्म्स से खूबसूरत यानी फॉर्म्स जो हैं या चीज़ें, दो ए सर, इसको लॉन्ग पढ़ना पड़ेगा। किसको बेटा? ये वाला सर, आपको? उस ऊपर वाले पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चले हमने पढ़ अभी सिर्फ लेते हैं। ग्रॉस हॉपर की बात की है, क्रिकेट की अब बात होनी है क्रिकेट की कोल्ड तो विंटर इवनिंग में। वो उसको तो ऐसे ही उसने ज़्यादा दे दिया कि इसमें तो मेंशन ही नहीं करना उसको। बात तो ये है नहीं सर, क्रिकेट। पीछे है द क्रिकेट सॉन्ग और फिर नीचे ग्रॉस हॉपर अमंग सम मुझे ग्रासी हिल्स। आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसे ही है कि ग्रॉस क्रिकेट जो है वो कहीं ड्रोजीनेस में है, आधा सोया पड़ा है। ठीक है। गर्मी की वजह से वो आवाज़ पैदा नहीं कर सकता। सर, वो ग्रॉस हॉपर है। नहीं क्रिकेट तो अब विंटर में आएगा ना, पहले हमने ग्रॉस हॉपर की बात कर ली है। ग्रास हॉपर जो है वो कहीं सोया सिर्फ में पड़ा। दोनों मेंशन। हाँ, सॉरी सॉरी, क्रिकेट जो है वो कहीं सोया पड़ा है। वो जो है सर्दी की वजह से, क्योंकि वो सर्दी में वो जो है वो गीत गाता है। जब विंटर सीजन आता है तो सारे जो हैं कहीं सोए पड़े होते हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही होती है। तो उस वक्त क्रिकेट जो है वो एक साउंड जो है प्रोड्यूस करता है। तो उस वक्त जो है उसके ज़िंदा होने की जो है एक हमें रेफरेंस जो है वो मिलता है कि कहीं कोई चीज़ ज़िंदा अब भी है, यानी सर्दी की वजह से सब कुछ जो है वो ख़त्म नहीं हो गया हुआ है। तो वो जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ लाइफ। जो क्रिकेट जो है वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स जो है वो कहीं कोई जो है ज़िंदगी के आसार नमूदार हैं। तो सॉन्ग ऑफ लाइफ नहीं है, ज़िंदा होने का सॉन्ग जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। अब चूँकि समर सीज़न आ गया है, तो समर सीज़न में तो क्रिकेट जो है वो नई गीत गाएगा, वो कहीं खामोशी से कहीं सोया पड़ा होगा। जैसे कि विंटर सीज़न में कुछ दूसरे जो हैं एनिमल्स हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं, लॉन्ग स्लीप ले लेते हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि अब इस मौसम में जब क्रिकेट खामोश है, क्रिकेट के साथ उसने दूसरे बर्ड्स का भी मेंशन किया, शायद उसके लाइनों में पहले कहीं मेंशन किया गया हो। तो ऐसी सूरत में तो वो ग्रॉस हॉपर जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड इट कीप्स हॉपिंग फ्रॉम जिसकी सब प्लेस टू बातें प्लेस। हमने समझ आ गई, बस पैराग्राफ रीड आउट कर लेते हैं एंड जस्ट। मैं वापस नहीं है, अच्छा नहीं, मैं पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। अच्छा, ड्यूरिंग द बिटर कोल्ड विंटर इवनिंग, की वही बातें मैंने अभी बताई है। व्हेन ऑल लिविंग क्रीचर्स हैव टेकन शेल्टर ऑफ फॉर रेस्ट, एन एटमॉस्फेयर ऑफ लोनलीनेस एंड साइलेंस प्रिवेल्स। प्रिवेल छा जाती है जब खामोशी छा जाती है। ठीक है। Even then, the poetry of जी। the earth continues without any break. तो poetry of the earth है वो continues, यानी song of life जो है वो continues. The cricket which has been driven indoors to seek the warmth of the stove. क्रिकेट जो है वो जो है कहीं उसको हरारत की ज़रूरत है, वो कहीं वह गर्मियों में उसको हरारत क्या करनी है, ये तो सही नहीं लग रहा। वो सर, कहीं सर्दियों की बात हो रही है, अब सर्दियों में आ गया। हाँ, the cricket which has been driven indoors to seek the warmth of the stove signs a shrill song, and it gets louder and louder as it gets more and more warmth from the stove. तो वो कह रहे हैं कि सर्दियों में जब ऐसा होता है कि क्रिकेट जो है किसी कमरे में किसी हीटर के पास आ जाता है, वहाँ पे उसको वार्म हरारत मिलती है, तो वो गीत गाता है। एंड सर, नाउ स्टॉप क्या होता है? स्टोव चूल्हा, यहाँ पे वो अंगीठी जिसमें आग जलाते हैं। Now, the living beings and the animals who are in slumber cannot find any difference in the song of the cricket. हाँ, अभी देखे ना कि अब जो है क्रिकेट का गीत जो है वो मिसिंग है, क्योंकि वो कहीं सोए, सारे जानवर कहीं वो कहीं सोया पड़ा है। ठीक है। गर्मियों में एक्चुअली ये बात कुछ और है। फ्रॉम दैट ऑफ द ग्रॉस हॉपर। ओके। जी। सर, स्लम्बर से क्या स्लम्बर, मतलब है, पहले आप स्लम्बर। स्लम्बर नींद होता है, स्लीप होता है। एनिमल्स नाउ द लिविंग बीइंग्स, जानदार जो हैं, एंड द एनिमल्स और ये भी जानवर,
who are in slumber, जो सोए पड़े होते हैं, cannot find any difference in the song of the cricket from that of the grasshopper. उनको जो है कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है कि इसके ग्रॉसहॉपर के गीत में और क्रिकेट के गीत में। दे थिंक द म्यूज़िक ऑफ द ग्रॉसहॉपर इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। वो महसूस करते हैं कि ग्रॉसहॉपर का जो है सॉन्ग जो है वो स्टिल जो है वो जारी है। ये दिस इज़ वेरी जैसे दोनों के सॉन्ग जो है सेम है, दोनों जो हैं इसलिए। नहीं, ये इसमें बड़ी बहुत क्लियरली ये बात बताई हुई है कि जो हैं इसमें इसमें ऐसी फिलॉसफी है नहीं जैसी इसने ये उसमें ऐड कर दी है। इसमें सिंपल बात ये है कि जो क्रिकेट है वो विंटर में गाता है, और अभी जो इसने पीछे जो बर्ड्स की जो बात की थी कि जब विद द इंक्रीजिंग हीट, जब गर्मी आ जाती है, गर्मियों का सीज़न आ जाता है, तो उस वक़्त क्रिकेट जो है वो गीत नहीं गाता है, ठीक है? उस वक़्त उसका कोई सॉन्ग नहीं होता, उसका कोई म्यूज़िक नहीं जी होता। तो वो जो है जब विंटर होता है, विंटर में ठीक है वो मान लेते हैं जब उसको कहीं कोई वार्म जगह मिलती है। एक्चुअली जब विंटर आता है तो ये जो होते हैं जो क्रिकेट होते हैं, ये हाइबरनेट कर जाते हैं, ज़मीन के नीचे सुराख बना के वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे उनको वार्म प्लेस जो है वो मिल जाती है। क्योंकि दे हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट, ज़मीन के नीचे सुराख बना के उसके अंदर घुस जाते हैं। तो वहाँ पे वो किसी पत्थर के नीचे किसी जगह पे वो जो है वार्म प्लेस जो है वो ढूँढ लेते हैं, और विंटर में वो जो है वो जो क्रिकेट है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि ज़मीन के ऊपर बिल्कुल ठंड होती है और उस वक़्त कोई जो है एनिमल्स एंड लिविंग बीइंग जो है वो कोई। ड्रिवन इंडोर्स का क्या मतलब? क्या बेटा? हैज बीन ड्रिवन इंडोर्स। इंडोर्स यानी घरों तक महदूद होके रह जाते हैं। ये तो तो उसने ड्रिवन का क्या मतलब? ड्राइव तो नहीं कर रहा? ड्रिवन होता है, सर्दी जो है वो मजबूर कर देती है लोग घरों की तरफ चले जाएं, ठीक है? तो ये जो लिविंग ये जैसे अच्छा अच्छा, वो वाला कीड़े कीड़े मतलब है। मकोड़े हैं वो उनको वो मजबूर हो जाते हैं, वो ड्राइव कर दिए जाते हैं इनटू इनडोर्स, यानी कहीं छुपने की जगह में जहाँ पे ठंडी हवाएं नहीं आती हैं। तो यहाँ पे ये कहना मतलब ये है कि जो विंटर सीजन जब आता है तो उस वक़्त क्रिकेट जो है इट कैन मैनेज टू प्रोड्यूस अ साउंड, म्यूजिकल साउंड। और जब वार्म सीजन आता है, जी समर सीजन आता है, उस वक़्त इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि क्रिकेट मीन्स विंटर और ग्रासहॉपर मीन्स समर। तो जब समर सीजन आता है तो गर्मी चूँकि बढ़ती जाती है, परिंदे हाँफने लगते हैं, वो अपनी फिर जी आवाज़ सर, प्रोड्यूस। समझ आ गया। आप तो नेक्स्ट स्टार्ट करा दें, हाँ, ये काफी अच्छा था। ग्रास हॉपर जो है वो फिर अपनी साउंड प्रोड्यूस करता है। द जी ब्यूटीज द ब्यूटीज फॉर्म्स यानी द ब्यूटी ऑफ नेचर है थ्रू ए लॉन्ग जी एब्सेंस। एब्सेंस जो है ये पोएट की 5 years एब्सेंस थी, जो कि वो किसी एक दूसरी जगह पे उसने दोबारा टिंटन एबे में विजिट किया था आफ्टर 5 years। तो जी 5 साल गैर हाजिर रहने के बाद वो वहाँ पे आया था। तो एब्सेंस जो है उसकी तरफ रेफरेंस है, ये भी इसी पोएम में है, मैंने अब तक जितनी पढ़ी थी उनमें नहीं आया था। हैव नॉट बीन टू मी, मेरे लिए नहीं है, एज इज ए लैंडस्केप, वो महज एक लैंडस्केप नहीं है, टू ए ब्लाइंड मैन्स आई, जिसको किसी ने कोई देखा ही ना हो, ठीक है? ब्लाइंड मैन आई को तो जी कोई चीज़ नहीं देखती है, ठीक है? यानी ऐसा नहीं है वो मेरे लिए, वो मंजर जो मैंने उसने देखे हैं एब्सेंस से पहले, ठीक है? वो जो खूबसूरत मनाजर जो जी उसने देखे हैं वो ऐसे नहीं है जो कोई उसको बंदा भूल जाए या ऐसा कर दे जैसे किसी ने उनको देखा ही ना हो। तो वो जो है वो कहता है कि उसको जी स्टिल ही कैन रिमेम्बर द ब्यूटीफुल सीन्स दैट ही एंजॉयड 5 years ago। तो वो अभी तक उसके ज़हन में ताज़ा हैं, वो भी हैं, और उसमें जो इम्प्रूवमेंट होगी है वो भी जो है, फर्दर ब्यूटी जो है ऑफ द सेम प्लेस इज स्टिल इन दिस माइंड। So these lines have been taken from the poem टिंटन एबे by विलियम वर्ड्सवर्थ। ये टिंटन एबे से याद रखिएगा, ये वो जगह है जहाँ पे पोएट जो है आफ्टर 5 years जी once again he comes। सर, ये अपनी सिस्टर के साथ गया था यहाँ पर? सिस्टर्स का वो रेफरेंस देता है, हाँ मेरी सिस्टर के साथ बटरफ्लाई गया, वाले जी में जी था। ऐसा ऐसा ही था, सिस्टर के साथ ही गया था। तो वो उसको वो जी बताता है कि सर, कभी अगर लेकिन वो नहीं बटरफ्लाई होगा वाला तो। किसमें है? जी बेटा। बटरफ्लाई वाला बटरफ्लाई वाला कौन सा है? भटकने वाला तो मुझे याद नहीं है, अच्छा जब कहीं आएगा तो फिर देखेंगे। सर बटरफ्लाई वाला, बटरफ्लाई मतलब तितली वाला। हाँ बटरफ्लाई वाला। बटरफ्लाई जो है वो उसने वो ये था कि पोइट बैठा हुआ था कहीं, तो बटरफ्लाई आ जाती है इत्तेफाक से, तो वो कहता है कि उसको तुम यहाँ से नहीं सर जाना, वो ठीक है? सिस्टर वाला है, उसमें सिस्टर होती है क्योंकि वो डरी होती है कि उसमें वो भी तितली को पकड़ ना ले। वो एक्चुअल चाइल्डहुड को याद करता है, वो और तरह से वो अपनी सिस्टर को ये की बात करता है।
वो तो चाइल्डहुड सिस्टर किसमें थी, बटरफ्लाई वाले में थी या टिंटन दोनों एबे में ही, में थी? दोनों में है, सिस्टर दोनों में है। तो सिस्टर जो है एक्चुअली जब वो दोनों बटरफ्लाई, में है? हाँ सही। दोनों में है। बटरफ्लाई की जब वो बात करता है तो तब वो जो है वो यही याद करता है कि वो अपनी सिस्टर के साथ खेला करता था। तब उसके पास जो है जब बटरफ्लाई आई थी तो तब उसके पास जो है उसकी सिस्टर नहीं थी। तो टिंटन एबे में जब ये बात कर रहे हैं तो उस जी वक़्त उसके पास उसकी सिस्टर है और वो कहता है ये है कि जब कभी वो नहीं होगा, अगर इत्तेफ़ाक से ऐसा हो जाता है कि पोएट नहीं रह होता है, तो वो जो हैं और नेचुरली उसकी जो सिस्टर है, उसको ज़िंदगी की परेशानियाँ जो हैं वो अगर घेर लें, तो उस वक़्त कुदरती मनाज़र में इसी तरह से वो आए तो उसको जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर जो हैं, दे विल हेल्प हर फॉरगेट हर वरीज़, उसके लिए आसानी पैदा करेंगे, उसको जो है उसके परेशानियों को दूर कर देंगे। तो वो उनको एडवाइस जी करता था अपनी सिस्टर को जो है। तो ये जो है जो उसका रिविज़िटिंग था, ये इसमें सिस्टर उसके साथ थी, वो जो बटरफ्लाई था उसमें सिस्टर का एक ज़िक्र है, शायद कहीं और भी वही ऐसा है उसकी अटैचमेंट सिस्टर के साथ ज़्यादा थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ टेल्स जी अस अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन शक्ल बदल जाना ऑफ हिज चाइल्डहुड थॉट्स, जी अपने के बचपन के जो ख्यालात हैं इनटू ए मैच्योर कांसेप्ट ऑफ लाइफ, अब वो मैच्योर हो गया है, बचपन जैसी वो बातें नहीं रही हैं। रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर्स मैनिफेस्टेशंस, कुदरत के जो है ये मैनिफेस्टेशन या सामने जो चीज़ नुमाइश की तरह के लिए पड़ी हो, यानी जिसको हम देख सकें, तो मैनिफेस्टेशन खुली जो है नेचर पड़ी है हमारे सामने ऑन ह्यूमन माइंड, इंसानी आँख के सामने जो है ह्यूमन माइंड जो है यानी इंसान का ज़हन, ये उसकी सोच के सामने जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी खूबसूरती सामने पड़ी है एंड वो जो है उससे एंजॉय कर सकते हैं। ही हैड विजिटेड द ओल्ड चर्च, उसने ओल्ड चर्च को देखा था, टेंटन एबे। एबे जो है वो जगह चर्च की तरफ रेफरेंस है। तो उसने 5 साल पहले उसको जी देखा था। ड्यूरिंग बोथ हिज विजिट्स, अपने दोनों विजिट के दौरान ही हैड अ लॉट ऑफ एन्जॉयमेंट एंड फेल्ट स्पिरिचुअली वेरी लॉफ्टी, यानी लॉफ्टी मैंने उसने वैसे तो लॉफ्टी होते हैं बुलंदी, लॉफ्टीनेस बुलंदी होते हैं, लॉफ्टी होता है ऊंचा मुकाम। तो अब स्पिरिचुअली वो अपने आप को बहुत ऊंचे मुकाम पर महसूस करता है। हिज सिस्टर डोरोथीज कंपेनियनशिप, उसकी सिस्टर उसके साथ होती है, उसकी सिस्टर का साथ होना लेफ्ट ए सोबरिंग इफेक्ट, इससे उसको कुछ तस्कीन मिलती है ऑन हिम। ही प्रेज फॉर हर परपेचुअल ब्लिस, वो दुआ करता है कि उसकी सिस्टर को जो है खुशियाँ जो हैं नसीब हों और उसकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। तो ये जो है वो कहता है कि इस तरह से अगर कहीं ऐसा हो कि वो ना रहे और तो तब जो है उसको याद करना चाहिए, जी हैं उसको ये नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नेचुरल सीन है इनमें उसको आना चाहिए। तो और ये नेचुरल सीन जो है उसको पास्ट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो हैं वो याद दिलाएंगी और वो अपनी परेशानियां वो भूल जाएगी और उसको अपना भाई जो है ऐसे उसके साथ यानी खेलता हुआ दिखाई दे महसूस करेगी, अगर ऐसा होता है कि पोइट कहीं दुनिया में नहीं रहता तो। एक्सप्लेनेशन मजीद यह है, इन दी गिवन लाइन्स ऑफ द पोइट एक्सप्रेसेस सर, हिज ये फीलिंग्स इस वर्ड का अबाउट क्या पैशन। मीनिंग है? किसका बेटा? प्रेज फॉर हर। कहाँ पे? सर, प्रेज फॉर हर क्या लास्ट लाइन में, बिल्कुल ब्लिस के साथ। ये परपिचुअल, परपिचुअल होता है मुसलसल, जी ठीक है लगातार, मैम। लगातार ना खत्म होने वाली, परपिचुअल, मुस्तकिल। जी ठीक है। ब्लिस का मतलब खुशी, हैप्पीनेस। जी। एक्सप्लेनेशन इन सर, दी, एक दफा आपने मुझे दी और ए में फर्क बताया था, मतलब दा और ए में, वो जरा फिर रिपीट कर दें, कहाँ दी पे दा लगता है, कहाँ पे दी ए जो है लगता है? जब हमें किसी अटेंशन रिक्वायर्ड होती है ना किसी चीज़ या पहले से जी अगर हम कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, तो उस वक्त तो उसको जब हम दोबारा मेंशन करते हैं तो फिर उसके साथ वो हम दी का यूज़ करते हैं। मतलब पहली दफ़ा दिस इज़ अ बुक, आप इसी किताब के लिए कद दोबारा जिक्र करेंगे तो फिर ए बुक नहीं होगा, फिर ये दी बुक बन जाएगी। ठीक है। एक तो ये दूसरी बात ये होती है कि हम दी का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें अटेंशन रिक्वायर्ड हो। ठीक है। जैसे हम के जी दिस इज द बुक, यानी ये वो वाली बुक है, यानी जिसमें कोई खास बात है वगैरह वगैरह जो मैं ढूंढ रहा था या गुम गई थी या इम्पोर्टेंट थी। जी इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करने के लिए हम जल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो ए जो है किसी चीज़ की वैल्यू को जी मैं आई हुई आर्टिकल्स हैं, मैं इनको कहता हूँ ये वैल्यूइंग वर्ड्स हैं। अगर ए और एन यूज़ करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी और नॉर्मल हो जाएगा, और किसी चीज़ के लिए के साथ हम दी का जी इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वैल्यू हमने बढ़ा देंगे।
इसलिए दी पोएट लिखा है, दी पोएट बार बार ऐसे कहते हैं। इन दी गिवन लाइन से लाइनों में दी पोएट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग, शायद ये अपने फीलिंग का इजहार करता है अबाउट नेचुरल ब्यूटी, द ब्यूटीफुल माउंटेन्स, द ग्रीन फील्ड्स, द रोलिंग वाटर हैव बीन रिटेन्ड इन हिज माइंड, उसके ज़हन में उनकी यादें ताज़ा हैं। He says that he had not missed any detail of रिटेन these का क्या things. मतलब? किसका चीज? रिटेन्ड, बरकरार रिटेन रहना। का क्या मतलब? बरकरार रहना, जी ठीक है, उसके लिए रिटेन्ड, उसके दिमाग में ताज़ा है, ठीक है, यानी बरकरार है। जी He says that he had not missed any detail of these things, कि इन चीज़ों की डिटेल उसने मिस नहीं की है, यानी कुछ भी वो भूला नहीं है। जी इन हिज मेंटल विजन, अपने दिमागी विजन होता है, मंजर होता है, अपने दिमाग में जो मंजर है बचपन का, यानी उसको सोचें जो हैं, अपनी सोचों में वो कुछ नहीं भूला है। लाइक ए ब्लाइंड मैन हु कैन नॉट सी एनीथिंग, यानी इस तरह से कि जैसे ब्लाइंड मैन की तरह जिसने कुछ भी ना देखा हो, ठीक है, उसका ज़हन इस तरह से नहीं हुआ, यानी उसकी सोचों से वो खूबसूरत मंजर जो हैं वो गायब नहीं हुए हैं। नहीं हुआ। अच्छा, and therefore never preserve its memory, तो लिहाजा हाँ, ब्लाइंड मैन जो है वो कुछ देखता ही नहीं है और अपनी यादों में कुछ भी महफूज नहीं करता है। तो पोइट जो है वो ब्लाइंड मैन की तरह नहीं है, वो जो है उसने देखा है और उसको सारे मनाज़र जो हैं उसकी मेमोरीज में फ्रेश हैं। The remembrance has produced a pleasant sensation for him. उन मनाज़र का याद करना का पोइट को जो है वो खुशी देता है। सेंसेशन हैजान को, यानी वो इंतहाई खुशी दे। एंड दीज विजन्स हैज, विजन्स और हैज हाथ होगी, ये यहाँ पे है भाई, सिंगुलर के साथ हैज आता, प्लूरल के साथ हैज नहीं आता। जी सो एंड दीज विजन्स हैव ब्रॉट अबाउट, यानी वजह, ब्रिंग अबाउट होता है वजह बनना, तो वो जो है ब्रॉट अबाउट वजह बने हैं ऑन हिम दैट ब्लेस्ड मूड इन विच, यानी उसको जो है उन्होंने इंतहाई खुशी दी है, उसका मूड जो है वो खुशी वाला हो गया, ब्लेस्ड हो गया है। विच द मिस्ट्री ऑफ लाइफ इज सॉल्व्ड, इन विच द मिस्ट्री ऑफ लाइफ इज सॉल्व्ड, जिसमें जिंदगी की पेचीदगियाँ जो हैं वो हल हो जाती हैं। मिस्ट्री होता है ना समझ आने वाली बातें, तो इंसान को जो है, यानी ये बात नहीं समझ आ रही होती, वो उसको समझ आ जाती है, यानी इंसान अपनी मुश्किलात से निकल आता है। एंड इन विच द बॉडी स्लीप्स एंड द सोल अलोन अवेक्स, यानी रूहानी तौर पर इंसान जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और फिजिकली जो है उसको अपनी इतनी जो है क्या कहते हैं, को उसका इतना एहसास नहीं रहता, यानी फिजिकली ये होता है, रियल वर्ल्ड है यहाँ पे। तो आपको इंसान की जो परेशानियां, दुख जो उसके साथ चले आते हैं, जो उसकी अपनी ज़ात के साथ रिलेटेड होते हैं, उसके सेल्फ बीइंग के साथ, तो वो जो है वो कहीं बैकग्राउंड में चले जाते हैं और उसकी सोल जो है, यानी उसकी इमेजिनेशन जो है उसके सामने, उसके पास खुशियाँ लेके आ जाती हैं, यानी इंसान जो है अपने आप को भूल जाता है खुशियों में। एंड अंडरस्टैंड्स द डीपर जी मीनिंग्स ऑफ थिंग्स, और हर चीज़ की असलियत को समझने के काबिल हो जाता है। आगे जी है सर, दिस। मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था हम्म। हिज हेल्थ हैज रन डाउन। ये गलत है ना? रन ये डाउन, सही है? रन डाउन के एक्चुअली ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये इनके कोई भी डेफिनेट फिक्स मीनिंग नहीं होते हैं। रन डाउन होता है दौड़ते हुए सर नीचे लेकिन हम रैन डाउन नहीं लिखेंगे इसे? किसके बारे में? रैन तो बेटा सेकंड फॉर्म है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। जी सर, उसने कहा ना हिज हेल्थ हैज रैन डाउन, आपने खुद ही बताया था रैन हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड लगती है, रैन गलत है, रैन तो हो ही नहीं सकता, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, रन डाउन। ओ, ठीक, थर्ड फॉर्म रन ही होती है। हाँ, रन रैन रन, ठीक है, वो जी फर्स्ट जी फॉर्म जी, भी वो रन है, तो मुझे थर्ड भी रन है। कंफ्यूजन हो गई। हाँ ठीक है, वो रन डाउन। थर्ड को सोचा ही नहीं। हाँ अच्छा, कोई बात। जी अच्छा, आप ये जो हैं, नो सन ऑफ माइंड सक्सीडिंग इफ इट बी सो, पर ये तो उसमें मैकबथ से लिया गया भाई, ये जो रेफरेंस है, जी जी, ठीक है। ये मैकबथ है। अच्छा, नो सन ऑफ माइंड सक्सीडिंग, वो कहता है मेरा कोई बेटा जो है, मेरी औलाद में से कोई भी बादशाह नहीं बनेगा। इट्स इफ इट बी सो, अगर ऐसा है। और बैंकों इशू, बैंकों के मामले में या बैंकों के बच्चों के बारे में,
हैव आई फिल्ड माई जी। माइंड, मैंने अपना दिमाग भर लिया है, यानी मैंने फैसला कर लिया है, मैंने सोच लिया है कि उनका क्या करना है। ठीक है। असल में यह है कि सर ये विचेज विचेस हैं, की बात है? हाँ विचेज होती हैं, वो मैकबथ को कहती हैं कि तू बादशाह बनेगा, और बैंकर पूछता है कि मेरे बारे में बताओ, तो वो कहती है कि तू नहीं बनेगा, तेरे बच्चे बादशाह बनेंगे। ठीक है। तो नो सन ऑफ जी। माइंड सक्सीडिंग, तो मैकबथ तो कहता है कि मेरा बच्चा बादशाह नहीं बनेगा। इफ सो, अगर ऐसा है, तो फिर बैंकों के जो बच्चों ने हैं उनके मामले में मैंने फिर आई फील्ड सर माई माइंड। इसके साथ टी है, इसका क्या मतलब? इफ इट, ये जो है यहाँ पे एक लेटर मिसिंग होता है, यहाँ पे वो कॉमा लगा देते हैं, बोलते वक्त बात कर लिखने उसको शॉर्ट कर जाते हैं, तो ये इसकी कंट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है। तो इसी तरह से ये यहाँ ये पे आई वुड या लाइक। या फील्ड है। ठीक है। है भाई फील्ड, तो इसमें भी जो है उसने ये साउंड जो है वो बोलने में जो है वो छोड़ गया है, इसलिए कॉमा है। ये जो है, ये मलकियत दार करने के लिए है, बैंकोस यानी बैंकों के का की के जो है। ठीक है। ये एपोस्ट्रोफी सर ये ऊपर वाला इफ इट है। इफ इट, हाँ इफ इट भी सो, अगर ऐसा है। फॉर बैंकोस इशू, हैव आई फिल्ड माई माइंड, मैंने अपना जो है ज़हन जो है वो भर लिया। ऐसे हैव आई जो है ये क्वेश्चन फॉर्म हो जाती है, इसको आई हैव होना चाहिए था। चलें, वो ऐसे बोलने में एक्सप्रेशन में ऐसे बात कर जाते हैं। So reference these lines have been taken from the play Macbeth, Act 3, Scene 1। ये इतनी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कौन सा सीन कौन सी डिटेल। बाय विलियम जी। शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। कॉन्टेक्स्ट, these lines these lines are spoken by Macbeth in Act 3। ये कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। Spoken by Macbeth in the playing Macbeth by William Shakespeare। ये ऊपर हमने लिख दिया है, अननेसेसरी लिखी जा रहा है। Servant asked the king that some men are awaiting outside। तो कुछ नौकर बाग को बताते हैं कुछ लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। The palace gate, outside the palace gate, महल के दरवाजे के बाहर जो है। Macbeth asks him to bring them inside। Macbeth नौकर को कहता है कि जाओ उनको अंदर ही बुला लो। He says that to be a king is nothing। यह बादशाह होना जो है कोई ख़ास बात नहीं है। But handle the affairs, मामलात को जो है हैंडल करना यानी उनको चलाना ऑफ द स्टेट इज़ डिफिकल्ट, यानी हुकूमत के मामलात को चलाना मुश्किल होता है, बादशाह बनना आसान होता है। I do not have the intention to make any of my son my successor। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मेरा कोई बच्चा जो है वो बादशाह बने, मेरा कोई सक्सेसर बने। बट इफ़ आई डू सो, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ, बैंको हैज़ विजडम टू एक्ट ब्रेवली। तो बैंको जो है उसको बड़ी बहादुरी से ये काम, अजीब व गरीब इसने लिख दिया, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आई डो नॉट हैव द जी। इंटेंशन टू मेक एनी ऑफ माई सन, ये सारी सर ये कॉन्टेक्स्ट सारा ही गलत है ये। ठीक है कि नहीं, इसमें मुझे कुछ भी रेलेवेंस नहीं दिखाए। मैकबेथ तो वो नहीं है, क्या कहते हैं, किंग नहीं है। नहीं, एक्चुअली ये है कि वो ठीक है, उसने अपने आप से मेरे ख्याल में ये बात कर रहा है, ये वो किसी से नहीं बात कर रहा, किसी को बता ही नहीं रहा। उसने उसको कहा था कि वो नौकर को अंदर ले आओ। ठीक है। और इसी दौरान जो है वो अपने जी। आप से, इसको कहते हैं सोलिलोक्वी, इस तरह से सोलेनिटी। सोलिलोक्वी इस तरह का कोई वर्ड है, यानी खुद कलामी। तो सोलेनिटी है। वो, हाँ वो खुद कलामी कर रहा है, अपने आप से वो बात कर रहा है। तो वो कहता है नो सन ऑफ माइन सक्सीडिंग, मेरा तो कोई बेटा नहीं है वो बादशाह, क्योंकि इसके बच्चे नहीं थे ना मैकबथ के। तो वो कह रहे थे मैं अब इसलिए चांस है कोई नहीं कि नहीं उसका कोई सर, मैं बच्चा ये कह रही हूँ कि अब इसने कहा है ना, सर्वेंट आस्क्ड द किंग दैट सम मैन आर वेटिंग आउटसाइड। हाँ तो उसने तो मैकबेथ कहता है कि उनको अंदर ले आओ। तो ठीक उसके है। बाद वो कहता है किंग बनना, अच्छा वो किंग अपने आप से बातें कर रहा होता है, हाँ लेकिन वो परमिशन लेने मैकबेथ से क्यों आता है? वो जो है अपने आप से बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये वाला जो है कि बात हुकुम बादशाह बनना आसान है और सर मतलब वो हुकूमत किंग करना। नहीं है तो उसकी परमिशन क्यों ली जा रही है? क्या चीज, वो अपने वो आप को किंग नहीं है तो उसकी किंग परमिशन क्यों ली किंग जा तो रही बन चुका हुआ है तब तक। किंग तो वो पहले दूसरे सीन में ही है? बन अच्छा गया अच्छा। था। हाँ किंग तो बन गया हुआ है। वो ये कह रहा है कि अब वो बादशाह तो बन गया हुआ है, क्योंकि उसी वक्त जो है वो किलर जो है मर्डर जो है वो बाहर आए हुए थे। ये तो बिल्कुल दरमियान में कहीं जाके वो एक्ट 3 है, मिडल में कहीं जाके ये बात होती है। तो वो उस वक्त बादशाह बन चुका है। अब वो अपने ख्यालों में सोच रहा है, वो सोच ही रहा है। एक्चुअल हुआ यूं था, उसने एक जो है जियाफत जो है यानी एक खाना खाने पे
उनको बुलाया हुआ था, मैक यानी सारी को बड़ी रॉयल जो है वहाँ पे वो डिनर था। उस पे बैंकों को वो बुलाया था और उसको कहा था कि अपने बच्चे को भी साथ लेके आए। और उसका प्लान ये था कि जब वो अपनी उस फ़ीस्ट पे आ रहे होंगे, ठीक है? तो उनको रास्ते में मरवा देगा। तो जब जो है जी, वो उसको कहता है कि तुमने ज़रूर आना है, ठीक है? तो वो उसको क बैंक जी, को उसको कहता है कि आई विल या उसको नहीं, वो कहता है कि भूलना नहीं है। मैकबथ उसको कहता है कि देखो तुमने ज़रूर आना है और अपने बेटे को लाना नहीं भूलना। तो इसके जवाब में बैंको ये कहता है आई विल नॉट, ठीक है? अब आई विल नॉट के 2 मीनिंग है। एक तो ये जी, है कि मैं नहीं करूँगा ऐसा, ठीक है? दूसरा ये है कि मैं अपने ये है मैं भूलूँगा नहीं। ठीक है कि नहीं? यानी मैं ये काम ज़रूर करूँगा। तो इस तरह से उसने ये बात की थी। तो ये अब बैंकों को भी पता है कि वो उसको खतरा है, ठीक है? बैंको हिमसेल्फ नोज़। लेकिन वो उसको ये नहीं पता था कि उसको रास्ते में ही जो है जब वो जा रहा होगा तो वहाँ पे उस पे हमला हो जाएगा। उसने कुछ और प्लान किया होगा कि वहाँ पे जब डिनर पे जाएगा तो किससे मिलेगा, कैसे अपनी तो फिर आप कह सेफ्टी और रहे हैं ये सिक्योरिटी। कॉन्टेक्स्ट खराब है, मतलब सही नहीं है, ये तो फिर इस हाँ, जगह ये क्या लिखें? कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ये ख़राब है, ये बिल्कुल भी ये इससे मैच ही नहीं करता। इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता, वो कहता है कि हाँ जी, बादशाह बनना मुश्किल नहीं है इस हुकूमत के मामला ये तो उसने ऐसा सोचा ही नहीं था। बिल्कुल एब्सोल्यूटली रॉन्ग है ये। असल बात ये थी कि वो जो रियल बात है कि वो अपने आप से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे बच्चे तो बादशाह बनेंगे नहीं, ठीक है? तो फिर बैंकों क्यों बने? असल में है मसला ये है बैंकों के बच्चे हैं, बैंकों के बच्चों ने बादशाह बनना है, तो बैंकों के जब तक मैकबेथ मरेगा नहीं तो उसके बच्चे बादशाह नहीं बन सकते। असल जो बात है वो ये है। तो वो ये चाहता है ना उसके बच्चे हों और ना उसकी जो है हुकूमत ख़त्म हो, ठीक है? तो उसकी किंगशिप को, जी, उसकी बादशाहत को कोई खतरा ना हो। तो वो ये उसने ये डिसाइड किया है कि अपने आप को मुसलसल बादशाह रखने के लिए उसने ये डिसाइड किया है कि बैंकों के बच्चे मरवा दें। तो ये असल सिचुएशन जो है वो ये है। वो कहता है मेरे बच्चे तो बादशाह नहीं बनेंगे। तो मैकबेथ के बच्चे वो बैंकों के बच्चों के बारे में मैंने आई हैव फिल्ड माय माइंड मैंने अपना डिसाइड कर जी, लिया है, ये बात है उसमें, ठीक है? In the given lines, Macbeth says that to be a king is nothing। ये बिल्कुल सारा ये उसने इसी को एक्सप्लेन किया, ये बिल्कुल रॉन्ग है, जी, इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अपने पास से लिखें, जो बात मैंने आपको बताई है वही लिखें। ये पता नहीं जी, ऑक्टेवियस सीजर कहाँ से आ गया, ठीक है? ये और इतनी ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, हमने सिर्फ निहाय ये 3 लाइनें उनको एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइनें, ये 2 लाइनें हैं सारी। अब उसके लिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दैट्स टू मच, ये 4-5 लाइनों से ज़्यादा ज़्यादा नहीं। आप इसको सारे जो हैं आपको 2 मार्क्स हैं इसके, ठीक है? अब ये टोटल जी, 7 मार्क्स होते हैं। तो हमने 50 वर्ड में जो है इसको एक्सप्लेन करना है, तो एक लाइन में ऑलमोस्ट मोर देन 10 वर्ड्स हैं, तो 5 लाइन हो जाएंगी, ठीक है? तो 5 लाइन इतना ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा आपने एक्सप्लेन नहीं करना वरना आपका कोई क्वेश्चन मिस हो जाएगा, ठीक है? और एग्जामिनर इज़ नॉट जी, विलिंग टू रीड दैट मच। आप ज़्यादा लिख देंगे, एग्जामिनर जो है वो भी खुश नहीं होगा, वो मार्क्स नहीं ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? जी, ये इररिलेवेंस है इसलिए मैंने इसको पढ़े नहीं है। अब उसके बाद हैं ये क्वेश्चन आ जाते हैं द ग्लासमैन एग्री इज एन एग्जांपल ऑफ विलियम्स प्लास्टिक थिएटर एग्जेजरेटेड। ये प्लास्टिक थिएटर एग्जेजरेटेड म्यूजिक, ये कुछ और है। विलियम जो है वो पेश करता है जी एक एग्जांपल है, ये प्ले है प्लास्टिक थिएटर की एग्जेजरेटेड म्यूजिक की एट की मोमेंट्स यानी खास जो है सिचुएशन में लाइटनिंग टैक्टिक्स खास तौर पे जो इसमें जो बिजली का रोशनियों का जो इस्तेमाल किया गया है वो एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ नरेटर, और इसमें जो है नरेटर हैं उनका भी किरदार है। डिस्कस द अबव स्टेटमेंट। ये किसी ने इस प्ले के बारे में ये कहा है कि ये एक प्लास्टिक थिएटर है, इसमें म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, एग्जैजरेटेड म्यूज़िक है, यानी कुछ खास नहीं है की मोमेंट्स यानी किसी खास सिचुएशंस में जहाँ ज़रूरत होती है तो म्यूज़िक का काफ़ी इस्तेमाल किया गया, भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और इसमें रोशनियाँ जो हैं लाइट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इसमें जो हैं एक अपना रोल प्ले करते हैं। और इसके साथ जो है नरेटर भी हैं यानी कमेंट्स करने वाले भी हैं। तो एक दूसरे पर शायद कैरेक्टर जो है खुद ही कमेंट्स करते हैं। और अगर जो है हर एक जो है कोई किसी जो कमेंट्स कोई आउटसाइड से अगर कोई बंदा जो है
जो कि इस प्ले का हिस्सा नहीं है, इसमें उसने परफॉर्मेंस नहीं करनी है। तो अगर वैसे कोई बंदा, जैसे कि अक्सर राइटर नहीं है, वो साथ-साथ कमेंट करते जाते हैं, तो फिर ये प्ले नहीं रहता, ड्रामा नहीं रहता, फिर वो नॉवल बन जाता है, ठीक है? तो नॉवल में कमेंट्री करने वाला जी। रहता है। कमेंट्री का मकसद ये है, नॉवल की जो मूवीज़ बनाई जाती हैं या प्ले बनाए जाते हैं, तो उसमें कमेंट्री जो है वो निकाल दी जाती है। तो आगे हैं, वो कहता है कि आप इसका किस तरह से जायज़ा लेते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है? एक तो स्टोरी से नहीं है, बल्कि इसकी प्रेज़ेंटेशन से ज़्यादा और स्टेज से ज़्यादा जो है, वो है कि किस तरह से स्टोरी प्लॉट जो है वो पेश किया गया। Tennessee William जी। employed plastic devices in his most important plays. अपने प्लेस में उसने प्लास्टिक डिवाइसेस या उसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो प्लास्टिक ग्लास डिवाइसेस का मतलब? चीज़ें, प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें, जैसे हो सर सकता है इसमें तो कोई भी नहीं है प्लास्टिक। हाँ, ग्लास, जो ग्लास मैंने करी है उसमें जो है वो कलेक्शन जो है ग्लास जो वो है, तो सर ग्लास का, वो प्लास्टिक नहीं है। हो सकता है वो शीशे की हो, हमें वो ग्लास के ना हो, ठीक है? एनीवे, दी जी सर, लेकिन प्लास्टिक का नहीं है। हमें क्या पता, हमने कौन से देखे, हो सकता है प्लास्टिक की हो, ठीक है? तो हमें तो उन्होंने सर नहीं, वो शीशे की होती है तो गिरने से टूटती है ना। हाँ, ये बात तो ठीक है, ठीक है। लेकिन उसने ये कहा कि वो प्लास्टिक डिवाइसेस ही हो सकता है, ऐसे ही हो, सर या लेकिन अब मतलब जिस कोई जिसने हाईलाइट करने के लिए कोई बात ना की गई हो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, कोई इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है। ये नहीं, उन्होंने वो जो जो पीसेस से जो थे, उनको हो सकता है प्लास्टिक उसने गिलास के ही मायने में ले, ये किसी ने ऐसे कमेंट्स किए हैं इसके प्ले के बारे में, उसकी प्ले की प्रेजेंटेशन जी। के बारे में, कि ये स्टोरी कैसे जो है प्रेजेंट की गई है उसके बारे में। तो उसने कहा कि यहाँ पे प्लास्टिक डिवाइसेस हैं, चले हम मान लेते हैं। The glass Menagri and एक भाई स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, ये भी और ये प्ले भी है। एक कोई और प्ले होगा, ठीक है? उसमें भी शायद जी ऐसे क्या सर, है। हम इसको क्यों बताएं, हम तो ग्लास में हाँ, नेगरी तक बात हाँ, कर रहे हैं, तो हम हाँ, इसका आप ये नाम इसी क्यों को बताएं? फोकस करें, दूसरे को आप जो है वो बताने की जरूरत नहीं है। But there it is examined how Tennessee William puts into practice its idea of plastic theater in the play. प्लास्टिक थिएटर कोई टर्म होगी, आप इसको गूगल में सर्च कीजिएगा, इसमें ये प्लास्टिक जी। थिएटर जो है इसमें कोई खास रेलेवेंसी होगी। दी हम, चूँकि हम तो आर्टिस्ट नहीं है, हमें तो थिएटर कितनी किस्म के थिएटर होते हैं हमें नहीं पता होता, ठीक है? तो उसने किस तरह से इसको, कौन सा थिएटर जो जी। है वो प्लास्टिक थिएटर होता है, तो इसमें कहीं गूगल में सर्च हो जाएगा। द ग्लास मैन एग्री, ड्रामा इज नॉट ओनली आर्ट ऑफ वर्ड्स, ये महज अल्फाज नहीं है, बट आल्सो एन आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें परफॉर्मेंस को फोकस किया गया है। ड्रामा जो होता है वो अल्फाज ही नहीं, परफॉर्मेंस होती है, ठीक है? इसमें जी। प्रेजेंटेशन होती है। टेनेसी विलियम एम्प्लॉयज डिफरेंट theatrical devices, वो theatrical devices या इंस्ट्रूमेंट अपने यूज़ करता है टू अचीव ए स्ट्रॉन्ग स्टेज इफेक्ट, ताकि जो हैं देखने वाले जो हैं वो बहुत मुतासर हों, स्टेज का भरपूर असर हो ना देखने वालों पे। However, different from the realistic dramatists who try to present the outside world objectively on the stage. ये जो है वैसे तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी जो बातें हैं जिनसे हम आम आदमी का मुशाहिदे से बाहर होती हैं, ठीक है? ये ख़ास तौर पर सर जो बहुत इजी सा लग प्रोड्यूसर रहा है, है ये तो। ये जो लैंग्वेज है जो इस्तेमाल की जा रही है, ये इसको प्रोड्यूसर समझ सकते हैं, एक्टर समझ सकते हैं, जिनकी जो है लाइफ इनसे वाबस्ता है। तो एज ए जो देखने वाले हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, ठीक है? तो ये बहरहाल मैं इसको जो है कमेंट्री करने की कोशिश करता हूँ। आप जो है इस तरह का कोई टॉपिक सर आप है। बस रीड आउट कर दें, मुझे सारी समझ आ रही है। अच्छा, चलें। तो मैं इस तरह का मैं एडवाइस करूँगा, इसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बहुत कम जो चांसेस हैं ऐसे किसी क्वेश्चन को, और ये आपको डिसहर्ट बहुत करेगा। एनीवे, मैं अगर होता तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता, इसकी जगह कोई और करता। अच्छा, William employs different theatrical devices to achieve a strong stage effect, however, different from the realistic dramatists, जो हकीकत पसंद ड्रामेटिस्ट हैं उनसे हट के, who try to present the outside world objectively, जो हैं बैरूनी दुनिया जो उसको पेश करते हैं ऑन द स्टेज किसी खास मकसद के लिए।
Tennessee William applies expressionistically. वो जो है यानी एक्सप्रेशन के साथ जो है वो पेश करता है, एंड सिंबलिकली और अलामत के तौर पर सच थेट्रिकल, ऐसी नहीं है थिएटर से रिलेटेड चीज़ें जो होंगी, अगर पता नहीं क्या है। टेक्निक्स, थिएटर से रिलेटेड टेक्निक्स हैं। असल में मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये जो है इस प्ले में को प्लॉट के बारे में या वो कोई कैरेक्टर्स के बारे में कोई बात नहीं आई या कह दिया उसकी परफॉर्मेंस, बल्कि स्टेज के बारे में जो है और ड्रामा की प्रेजेंटेशन का जो आर्ट है उसके बारे में ये बात की गई है। तो बेसिकली इसमें राइटर के बारे में बताया जा रहा है कि वो प्ले को किस तरह से प्रेजेंट करता है। हाँ ऐसा ही है। तो प्रेजेंट करने की उनकी अपनी एक टेक्निक होती है, और एक नहीं बहुत सारी होती हैं, ठीक है। उसमें पूरी हमें स्टडी करने की जरूरत है कि क्या क्या है इस एक प्ले यानी के लिए। तो फिर भी आई डोंट थिंक आउटसाइडर जो हैं वो जो इससे रिलेटेड नहीं है वो ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। एनीवे टेक्निक्स एज अ स्पेशल सेटिंग, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम एंड साउंड एटसेट्रा टू एस्टेब्लिश मूड एंड एक्सटर्नलाइज द इनर वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर जो दुनिया आबाद होती है उसको बाहर जो है लोगों को दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें पेश की जाती हैं, ठीक है। अब इसमें कोई जी ख़ास बात नहीं है, जितने भी जो हैं दूसरे जो प्ले होते हैं उनमें भी कॉस्ट्यूम होते हैं, उनमें भी लाइटिंग होती है, उसमें भी जो है एक सारी चीज़ें जो होती हैं। तो एक जो है एक जो प्रेजेंटर है प्ले का जो है प्रोड्यूसर है, उसकी टेक्निक्स को दूसरे किसी प्रोड्यूसर की टेक्निक से किस तरह से हमको ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, 10-20% फ़र्क होता है, लेकिन मोस्टली इनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो एक जैसी ही होती हैं। So since the American theater before Tennessee William is dominated by realistic drama, वो realistic drama से यानी था उसको पेश करता था, लेकिन मुझे तो लगता है कि इसने जो है रियलिस्टिक ड्रामा प्ले किया है। क्योंकि हमने अभी मैकबेथ के बारे में पढ़ा था, मैकबेथ जो है वो थ्रू आउट देखें तो वो इतना रियलिस्टिक नहीं है। वहाँ पे चुड़ैलें आ जाती हैं, घोस्ट आ जाते हैं, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। इसके प्ले में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका प्ले जो है वो मोर रियलिस्टिक है। So Williams' proposal and the practice to a plastic theater, उसका जो प्लास्टिक थिएटर को इस्तेमाल करने की जो टेक्निक है, ब्रेक ए न्यू ग्राउंड फॉर देन द एग्जॉस्टेड अमेरिकन ड्रामा। तो पहले से जो ड्रामा चला आ रहा था, जो कि लोग देख देख के तंग पड़ गए थे, एक एक किस्म के ड्रामे देख देख के तंग पड़ गए थे। तो ऐसे में इसने एक नई टाइप का ड्रामा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। अपार्ट फ्रॉम द स्टेज इफेक्ट जो है जो मेंशन अबव जिनके ऊपर जिक्र बट किया एक गया वर्ड है। का क्या मतलब होता है, बाकी मुझे समझ आ जाएगी, किस अब रहने किसका दें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसका बेटा? एकॉर्ड का मतलब ACCORD, एकॉर्ड। कहाँ पे लिखा हुआ है? ACCORD। सर मैंने थोड़ा सा, जी ACCORD। अकॉर्ड होता है वह मर्जी होता है, आप हिज ओन अकॉर्ड, इससे पहले भी कुछ वर्ड होंगे, ठीक है। तो जी his language also accords with the character's personality, इसी में मैच करती है। मैच करती है जी अकॉर्ड। जी इसी में। अकॉर्ड होता है यानी आप हिज, हम कहते हैं आप हिज ऑन अकॉर्ड, अपनी मर्जी से चला गया, इस तरह से की कोई मीनिंग जिसके होते हैं। जी अच्छा सर जी। मैंने दे, मैं अगला कर लेता हूँ, मुझे मैं ये कर लूंगी। अच्छा चलें ठीक है। इसको इसको आप अटेम्प्ट ना, मैं जो आपको एडवाइस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना कीजिएगा। हो सकता है आप बहुत सक्सेसफुली ना कर सकें, और अगर आप इसको करते भी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के मेरे हिसाब से चांसेस कम हैं। हो सकता है आप अच्छे मार्क्स ले जाएं, ठीक है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस बारे में। जी लेकिन अगर मैं होता तो ये जो है स्ट्रेट वे इसमें क्वेश्चन को जो है ओवरलुक कर देता, इसको मैं ट्राई ही नहीं करता। उसकी वजह ये है, अगर तो मैं कामयाब हो गया फिर तो वेल एंड गुड, और अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मेरे बाकी जो क्वेश्चन जो मैंने करने हैं उनमें मेरी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। इसलिए जी मैं इसको जो है, अब हमने मोस्टली कौन से क्वेश्चन जो हैं वो हम अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें उस स्टोरी के बारे में कुछ पूछा गया हो या कोई कमेंट्स दिया गया हो। वो हमें स्टोरी का पता है, हमें सारे जो हैं उसके प्लॉट का पता होता है, तो वो दैट्स इजी टू कमेंट।
और दूसरी ये कि किसी कैरेक्टर के बारे में जो है बात जैसे आ जाती है, अमांडा के बारे में बात आई थी, टॉम के बारे में थी, लॉरा के बारे में थी। तो इनके बारे में जो है हम डिटेल से बता सकते हैं कि हमें सारी स्टोरी हमारे सामने होते हैं। बाद एक माइनर सा कैरेक्टर जो है वो ले लेते हैं, सब कैरेक्टर होते हैं उसमें ज़्यादा नहीं, हमने इतना ज़ोर से ना पढ़ा भी नहीं होता, देखा भी नहीं होता। तो वो टेक्निकली बात करते हैं, ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे किसी कैरेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? या तो एनीवे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करें जिसमें प्लॉट पे कमेंट करना पड़ जाए या जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन पे जो है कमेंट करना पड़ जाए, उन तो वो जो है वो हमारे लिए ईज़ी होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं उनको ये ख़ास हो सकता है इनोसेंटली उन्होंने बना दिए हैं। वैसे ये बिल्कुल ये क्वेश्चन इस तरह का देना ही नहीं चाहिए था, अच्छा एग्ज़ामिनर दें। जैसे एक स्टूडेंट जो है वो जो पेपर सॉल्व करता है तो एग्ज़ामिनर क्या हो सकता है कोई इम्प्रेस होता है, कोई नहीं इम्प्रेस होता है स्टूडेंट की जो प्रेज़ेंटेशन से। तो इस तरह से जो एग्ज़ामिनर है उसने जो क्वेश्चन बनाए हैं, मेरे हिसाब से ये उसने मुझे इम्प्रेस नहीं किया है, ठीक है? वही के जो इसका जो सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन जो उसने बनाया है और इसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई हमारी जो इम्प्रूवमेंट नहीं किसी किस्म की जो है वो एज़ अ स्टूडेंट जो है, वो हमें कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देती, हमें कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देता। वी आर नॉट हम कुछ सीख भी नहीं रहे हैं, ठीक है? तो एनीवे हम जो है जी। नॉर्मल लाइफ एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये जो है जो थेटिकल प्रोफेशनल लाइफ जो है उसके बारे में वो जो उनसे रिलेटेड पीपल हैं दे कैन उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन एज़ अ स्टूडेंट आई डोंट थिंक दैट वी आर दैट मच प्रोफेशनल। तो ग्लास मैनेगरी इज़ अ मेमोरी प्ले, ये मेमोरी प्ले है, ठीक है? इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ज़हनों में महफूज़ हैं। फ्रॉम व्हिच कैरेक्टर इज़ द मेमोरी ड्रॉन? तो किस कैरेक्टर से मेमोरी जो है वो ड्रॉन वो एक ही जो है मेनली जो है अमांडा ही थी उसी का ज़िक्र आया था। द ग्लास सर मैनेगरी मेमोरी वाज़ ड्रॉन का क्या मतलब? यानी कौन-सा कैरेक्टर है वो जो अपनी मेमोरीज़ को यानी अपनी याददाश्त है याद में उस रहता है। हाँ, उ उससे ज़्यादा अटैचमेंट किसकी है? उसका रेफ़र वो कौन ज़्यादा जो है अपनी मेमोरी से चिमटा हुआ है, मेमोरी ड्रॉन है जो। तो ये जो है द ग्लास मैनेगरी सर वो माइंड है। वाज़ अ टेनेसी विलियम्स फर्स्ट रियल सक्सेस ये उसकी पहली तो क्रिटिक्स रेव्ड अबाउट द प्ले रेव्ड मीन हमला कर दिया उन्होंने ठीक है एंड इट स्लोली रोज इन पॉपुलैरिटी तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई एज अ पीपल वेंट टू सी दैट एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था मैंने ये सारा प्ले जो है ऑलमोस्ट देखा था मुझे तो इसमें कोई ख़ास बात ऐसी नज़र नहीं आई कि लोग जो हैं भागे जा रहे होंगे इस प्ले को देखने के लिए। हो सकता है इसकी सर वो कहते परफ़ॉर्मेंस हैं क्रिटिक्स इतने आगे गए उन्होंने क्रिटिसाइज किया तो लोग देखने लग गए ना। मतलब हाँ, ऐसा क्या है जो क्रिटिसाइज हाँ, कर हाँ, रहे कि हैं? हाँ, ये बात हो सकती है कि उस उनकी वजह क्योंकि से मूवी अभी उनके सक्सेस कर गई। लोगों के कमेंट्स की उस वजह प्ले से ओके मूवी यू आर अभी राइट सक्सेस कर गई। बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है। इट वाज़ कॉल्ड द मेमोरीज़ प्ले इसको मेमोरीज़ प्ले कहा गया बिकॉज़ द स्टोरी इज़ टोल्ड थ्रू द रिफ्लेक्शंस याद उनकी जो याददाश्त में जो कि यादें जिसे कह सकते हैं थ्रू द रिफ्लेक्शंस एंड मेमोरीज़ मेमोरीज़ भी वही बातें हैं यानी यादें जो हैं ऑफ इट्स मेन कैरेक्टर्स के टॉम टॉम की जो हैं टॉम को भी जो है आज को जो पास्ट टाइम है वो उसको याद पड़ता है और टॉम्स रिफ्लेक्शंस ऑन हिज पास्ट उसका माजी के बारे में जानना सोचना सीम टू हॉन्ट हिम यूँ लगता है उसके असाब पर उसके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है उसका माजी जो है एंड एज ही रिकाउंट्स हिज मेमोरीज जैसे वो अपनी जो है यादों को काउंट करता है यानी दोबारा ताज़ा करता है दे कम टू लाइफ ऑन सर इसकी स्टेज जगह अगर हम अमांडा लिख दें टॉम की जगह तो वो ज़्यादा अच्छा हाँ, नहीं होगा? ज़्यादा क्योंकि अच्छा है, उसको वो अमांडा अमांडा शी इज़ मोर लॉस्ट इन थॉट्स ठीक है? अमांडा जो है वो ज़्यादा अच्छा है, हमें उनसे मैंने तो शुरू में ही आपको बताया था कि अमांडा जो है वो दैट्स द राइट कैरेक्टर। तो इसने टॉम को सिलेक्ट कर लिया है एनीवे ये इसने मुझे डिसअपॉइंट किया है एज़ एन एग्ज़ामिनर। सर इसका आंसर 2 पेजेस पे है, शायद अमांडा को भी ये करेंगे। सर इन्होंने हाँ, आगे अमांडा मेबी को भी किया, वो लॉरा को भी किया। ओह! तो इसको जो है अमेंडा करना चाहिए था, ठीक है? उसमें जो है इन्होंने व्हिच सब कुछ किया हुआ है। व्हिच कैरेक्टर एक कैरेक्टर की वो बात कर रहे हैं, ठीक है?
तो इसको जो है हम जो है जी अमांडा की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वही जो है फर्स्ट जो है हमारे दिमाग में वही आता है, तो हमें उसी को जो है वो करना चाहिए। देयर मदर अमांडा यहाँ से है, ठीक है। ये जी एक्चुअली आपने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, इतना लंबा तो क्वेश्चन भी नहीं हो सकता वैसे भी। अच्छा जी, देयर मदर अमांडा इज कंस्टेंटली रेमिनिस। अगर तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर जो है ये ठीक है, किसी हद तक सबको मेंशन कर दें, ठीक है, तीनों को ही जिक्र कर दें। सर, लेट मी चेक। अगर ये जो है 10 मार्क्स का है तो फिर जो है इसको, मेरे ख्याल में 10 मार्क्स का, क्योंकि दो क्वेश्चन थे, यहाँ 10 मार्क्स का है, इसको यहीं से अमांडा से स्टार्ट करना चाहिए। सर मेरे ख्याल से 20 का है। नहीं, 20 के दो क्वेश्चन है इसमें। देख लें 20 का सर तो। देखिए, 100 मार्क्स का है। तो इसमें से दो दो क्वेश्चन करने हैं, 20 इसमें से हो गए, 20 पोइट्री में से हो गए, 20 रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में से हो गए। प्ले पर तो भी इस तरह 60 बनते हैं। प्ले पर भी 20 है, ठीक है, पोइट्री पर भी 20 सर है। फिर 15 का होगा। नहीं, या तो 10 का या 20 का। अच्छा, नहीं, अगर 20 का है तो फिर ठीक है, जस्टिफाइड है। सर आप जो मुझे है। सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। जी बेटा। सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं ना, तो आप देखिए एक क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करें तो फिर 20 के बनता है, अगर 10 का हो तो। और फिर दूसरे में भी 20 बनता है, तो ये 40 हो गए। और ऊपर वाला 60 नंबर का तो नहीं होगा ना? हाँ, ये तो है। तो क्या 20 का कहते हैं, ही, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये तीन पोर्शन है इसके, ठीक है, सही कह रही हैं आप। तो 20 का ही होगा, अगर ये ये 20 का है। 15 मार्क्स का तो कम से कम है। हाँ, तो ये 500 मिनिमम 15 का है। 500 वर्ड होने चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है इस तरह से, नहीं, सारे 20 के हैं। रेफर टू द कंटेक्स्ट वो वाला भी 20 का है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन प्ले से हैं, दो क्वेश्चन जो हैं पोइट्री जी में से हैं। तो हो सकता है ऐसे ही है कि ये आपके जो है 80 और 20 जो है ये 100 बन जाता है, ठीक कह रही हैं आप। तो इसमें जो है आप जी ये अगर ऐसा है तो फिर जो है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं था तो उसने बिल्कुल ठीक जो है इसको तीनों के जिक्र कर दिया है, और उसमें एक को कहीं हाईलाइट कर देगा जाके। पढ़ लेते हैं फिर तो फिर मजबूरन। हम सिर्फ पीछे से पढ़ते हैं। हाँ, हैपन टू नो, इसमें जो है क्या सर था। पीछे से पढ़ने हैं, हैविंग टॉम। यहाँ से पढ़ना है, हॉन्ट हिम से आगे पढ़ना है। चलें जी। टॉम द हॉन्ट हिम एंड एज ही रिकाउंट्स हिज मेमोरीज ऑफ, जैसे वो अपने गुजरे वक्त को याद करता है, दे कम टू लाइफ रिकॉल ऑन स्टेज यूज उसके। कर सकते हैं। रिकाउंट। रिकाउंट की जगह रिकॉल। हाँ, रिकॉल ये भी सही है, ठीक है, रिकॉल भी सही है। रिकॉल। तो वो ये है दे कम टू लाइफ ऑन स्टेज, यानी वो उसकी याददाश्तें जो हैं उनके असरात इस तरह से होते हैं कि वो करेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको उस असरअंदाज होते हैं, यानी उसकी मेमोरीज जो हैं वो लाइव होकर सामने आती हैं। हैविंग टॉम नरेट्स दे प्ले एंड आल्सो प्लेस, हैविंग के साथ एक से फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ये मुझे जो है यहाँ पे इसलिए मैं रुक गया था। Having Tom narrates the play and also plays the role of him as his memories come to life. तो टॉम जो है अपनी यादों के मुताबिक जो है अपना करेक्टर जो है प्ले करता है, लेकिन ये एक्सप्रेशन इसमें सही नहीं है। हैविंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है, यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक सर है। नहीं, हैविंग के बाद तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट नहीं फॉर्म आती आएगी ना क्योंकि हैविंग के बाद। देखिए है आईएनजी के साथ। ओ बेटा, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आती है, याद रखना, अच्छा। ठीक है। ठीक है, सर नरेट्स का क्या मतलब? नरेट्स बयान करना, ठीक है, हैविंग टॉम नरेटेड, ठीक है, द प्ले एंड आल्सो जी प्लेज, हद हो गई है। हाँ, हैविंग को निकाल ही दें, टॉम नरेट्स, टॉम जो है वो वजाहत करता है द प्ले एंड आल्सो प्लेज द रोल ऑफ हिम, और अपना रोल प्ले करता है एज हिज मेमोरीज कम टू लाइफ, जब उसकी मेमोरीज जो हैं वो जिंदा होती हैं, क्रिएट्स अ काइंड ऑफ टेंशन इन द प्ले, और ये चीज़ें जो हैं यानी मादी को याद करना एक किस्म की जो टेंशन बन जाता है, और इसको स्टेज पे जो है वो प्ले करता है।
यानी अपनी यादों की वजह से उसके दिमाग में टेंशन क्रिएट होती है और इस टेंशन को वो जो है अपने प्ले में जो है वो ये कहते हैं दिखाता है या उसको यानी टेंशन वाला कैरेक्टर जो है वो प्ले करता है। बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग जो हम देख लेते हैं इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट, वो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा कि व्हाट हैपेंड जो कुछ हुआ, ठीक है। बट हाउ टॉम रिमेंबर्स इट, लेकिन ये असल बात यह है कि टॉम जो है इनको याद किस तरह से करता है। टॉम जो है यानी असल उसकी परफॉर्मेंस ये नहीं है कि वाक़यात बचपन में कैसे हुए, बल्कि ये है कि वो इसे यानी माजी में वाक़यात कैसे पेश आए, बल्कि ये है कि टॉम जो है उन वाक़यात को किस तरह से याद करता है। ये चीज़ जो है एक उसके कैरेक्टर में प्ले की गई है। अच्छा, वही देयरफॉर हम लिहाजा आगे ये क्या भाई, ये सी सी। है। हाँ, वही देयरफॉर सी लिहाजा हम ये सी नहीं है, कुछ और है भाई, आगे नॉट भी आया है। सर यहाँ पे मैंने पढ़ा है, अब बेटा आगे नॉट आया मेरे हुआ पास ना। बुक खुली हुई है। सी नॉट एन ऑब्जेक्टिव पोर्ट्रायल, पोर्ट्रायल होता है यानी एक तस्वीर जो है बनी हुई। बट वन दैट इज कलर्ड, हम जो हैं एक ऑब्जेक्टिव ये यहाँ पे जो पिक्चर जो वो पोर्ट्रायल है वो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो होता है किसी तरह को के रेफरेंस करती हुई, तो वो कहते हैं पोर्ट्रायल ऐसा नहीं है। बट वन दैट इज कलर्ड बाय हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यानी उसका करेक्टर महज एक करेक्टर नहीं है बल्कि उसकी या उसके जो ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं उनकी वजह से एक कलरफुल, एक भरपूर करेक्टर है। मतलब उसका क्या है, ये है कि टॉम जो करेक्टर प्ले करता है वो एक आम सा करेक्टर नहीं होता है बल्कि एक भरपूर करेक्टर होता है जिस पर उसके ज़ाती तजर्बात ज़िंदगी के जो हैं वो असरअंदाज हो रहे होते हैं। as he reflects us, as he retells us the story, जब वो अपनी जो है कहानी जो है अपनी माजी की कहानी जो है जब वो बयान करता है। दिस ग्लास द ग्लास मैनेगरी फैसिनेटेड ऑडियंस, ये जो है प्ले जो था इसने ऑडियंस को बहुत मुतासर किया। फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ वन मैन्स विजन ऑफ हिज पास्ट, एक आदमी जो है अपने माजी की दुनिया से किस हद तक मुतासर है, यानी असरन ये मुतासर तो कुछ और मीनिंग में आता है, यानी उस पर कितने गहरे असरात हैं उसकी यादों के, यानी एक ऐसा करेक्टर जो है वो सामने आता है जिस पर उसकी यादों के बहुत गहरे असरात पाए जाते हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए ऑडियंस जो है वो उनको बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए वो दे आर फुल ऑफ प्रेज फॉर दैट। मोर ओवर मजीद ये कि द ग्लास मैनेगरी स्टार्ट्स ऑफ एज टॉम द मेन कैरेक्टर, इसमें टॉम को मेन कैरेक्टर के तौर पे पेश किया गया है। रेखा ऑफ द मेमोरी ऑफ लिविंग, ये टॉम की एक्टिंग की वजह से हो सकता है ये वो दूसरे पे बर्तरी ले गया हो, लेकिन मेन कैरेक्टर तो इसमें ये नहीं लग रहा। मेन कैरेक्टर तो मेरे हिसाब से लॉरा है या अमांडा है। पहले नंबर पे लारा है, दूसरे नंबर पे अमांडा है और तीसरे नंबर पे जो है वो टॉम है मेन कैरेक्टर से। तो एनीवे अपार्टमेंट विद हिज सिस्टर, किधर गया भाई, टॉम द मेन कैरेक्टर recalls his memory of living in a tiny run down apartment with his sister Laura, वो अपनी सिस्टर लारा के साथ वो रह रहा था। अब ये देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉरी सेंटेंस बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंटेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा लेंथी, 4-4 लाइनों का सेंटेंस आ रहा है, फुल स्टॉप दूर दूर तक नहीं आता है। आप अपनी राइटिंग में इस चीज़ को अवॉइड करें, ये जो है ये बेहतर है। यहाँ पे जाके 5 लाइनों के बाद फुल स्टॉप आ रहा है, तो ये जो है ये डिफेक्ट है। एग्जामिनेशन लैंग्वेज जो है वो इस तरह की नहीं होती है, तो आप जो है इसको अवॉइड करें। ये हमारे इससे नंबर जो हैं वो कम मिलते हैं। हमें जो है एक जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा जी, एनीवे अब लिखा हुआ है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अपार्टमेंट विद सिस्टर, अब छोटे से अपार्टमेंट में सिस्टर के लॉरा के साथ रह रहा होता है। एंड हिज ओवर बियरिंग मदर अमांडा, और उनकी माँ जो है जो बहुत सी जिम्मेदारियां उसने अपने पर ले रखी हैं। ईयर्स आफ्टर एंड दे वर अबैंडन्ड बाय देयर अल्कोहलिक फादर, उनका फादर जो है वो शराब नोशी करता था और वो उनको छोड़ गया था। बहुत सी ओवर बियरिंग का क्या मतलब? क्या बेटा, अल्कोहलिक? ओवर बियरिंग।
दो वर्ड आए हैं, एक तो है अबैंडन, ओवर बियरिंग, इंतहाई ज़्यादा मसरूफ, ऑक्युपाइड, यानी जो ज़रूरत से ज़्यादा जिसने जिम्मेदारियां उठा रखी हों, ओवर बियरिंग है, ठीक है। तो अमांडा जी थी, उसने बहुत सी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली, और क्योंकि उसका हस्बैंड छोड़ गया, बच्चे छोड़ गया, वो तो नहीं, सब कुछ नहीं छोड़ सकती थी, तो वो जो है उनको जो है सारी जिम्मेदारियां जो उसने बतौर, अब एक मदर, बतौर मदर भी उसने अपना रोल प्ले करना था, और बतौर फादर भी उसने प्ले करना था, उनकी काउंसलिंग करनी थी, उनको बताना था, वगैरह वगैरह। उनको अपनी ये रोजी रोटी के लिए भी उनको तैयार करना था, उनकी ट्रेनिंग करनी थी, उनकी जो है वो सारी जिम्मेदारियां बतौर फादर जो होती हैं वो भी अब अमांडा को पूरी करनी थी। द फैमिली इज स्ट्रगलिंग टू गेट बाय, यानी सारी फैमिली कोशिश कर रही है कि वो मुश्किलात से निकल आए, एंड इज लिविंग ऑन टॉम्स वेजेस, और सब टॉम के खर्चे पे सब कुछ हो रहा है। फ्रॉम वर्किंग एट ए शू फैक्ट्री, वो शू फैक्ट्री में काम करता है, उसको सैलरी मिलती है और उससे गुजारा हो रहा है। टॉम्स मेमोरी ऑफ हिज मदर, टॉम जो है अपनी माँ के बारे में जब याद करता है, इज मेनली ऑफ हर डोमिनेटिंग, इज मेनली ऑफ हर डोमिनेटिंग इज लाइफ, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी मदर जो है उसकी ज़िंदगी को ड्राइव कर रही है, उस पर छाई हुई है, उसको डोमिनेट कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। टॉम महसूस करता है कि उसकी जी। मदर जो है उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। वी वॉच हिम, और हम उसे देखते हैं, बिकम ओवरवेल्म्ड होता है, यानी जिस पर जो है बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया हो, बाय हर कांस्टेंट डिमांड्स, उसकी मदर की डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, और वो दब जाता है उन डिमांड्स के नीचे, ऑन हिज एवरीडे एक्टिविटीज़, ठीक है। तो उसकी मदद ये है डिमांड्स ऑन हिज एवरीडे एक्टिविटीज़, अब उसकी जो एवरीडे एक्टिविटीज़ पर जो है वो छाई हुई है उसकी जो मदर है, और उनकी कभी जो है कुछ डिमांड्स हैं लाइफ के बारे में। देयर मदर अमांडा इज कॉन्स्टेंटली रेमिनिसिंग, यानी वो भी जो है अपने माजी को याद कर रहे हैं, रेमिनिसेंस होता है अपनी माजी की बातें याद करना, ऑन हर पास्ट एज ए डेब्यूटेंट, डेब्यूटेंट, डेब्यूटेंट पता नहीं है कौन सा वर्ड है भाई। यानी वो जो है वो अपनी मादी को याद करती है, when she was courted by all kinds of fine southern gentlemen, यानी अच्छे लोग जो हैं जब उसको यानी अपना दिल पेश करते थे, और उन्हें यानी उसकी तारीफ करते स्पॉटेड थे। क्या मतलब? कहाँ पे? कोर्टेड, So she was spotted by. कोर्टेड का मतलब होता है यानी अपने शादी के लिए पेशकश करना, अपने आप को पेश करना, यानी उसका हाथ मांगते थे। अमांडास रिकरेंट नॉस्टैल्जिया, अमांदा जो है बार बार जो याद करती है, रिकरिंग बार बार, नॉस्टैल्जिया माजी को याद करना, नॉस्टैल्जिया होता है वैसे तो हम किस प्रदेश जिस देश से आए होते हैं उसको याद करना, वो नॉस्टैल्जिया होता है, तो यानी अपने वतन को जी याद सर, वो करना। ब्लू माउंटेन चाहिए ना? हाँ, तो अपने वतन को वो, हाँ ये भी बात सही है, वो जो है क्योंकि वो किसी दूसरे टाउन से, वो पता नहीं माउंटेन कौन सा था, टाउन जो था, तो वहाँ से आई ब्लू है, माउंटेन। ब्लू माउंटेन ऐसा ही था कुछ, तो वहाँ से वो आई है, तो वो उसके वो बार बार उसको याद करके उदास होती है, नॉस्टैल्जिया फॉर बेटर टाइम्स, puts a pressure on both of her children and to somehow make a better living for the family. अमांडा जी हैं बार बार याद करती है अपने माजी को, और ये चीज़ जो है पुट्स प्रेशर ऑन बोथ ऑफ हर चिल्ड्रन, यानी उसका माजी को बार बार याद करना, इससे उसके बच्चों पर जो है और जो है क्या कहते हैं प्रेशर पड़ता है, यूँ कहें कि अनईजीनेस क्रिएट होती है उसके बच्चों में, और वो चाहते हैं कि वो पुराना जो स्टेटस है जिनका वो जिक्र उनकी मदर करती हैं कि वो बहाल हो जाए, ठीक है, वही खुशियाँ पहले जैसी जिनका वो जिक्र करती है वो बहाल हो जाए, तो किसी तरीके से उनकी मदर जो है वो खुश हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, तो इस वजह से उन पर जो है प्रेशर जो है बढ़ जाता है कि वो कुछ ऐसा करें कि उनकी मदर जो है वो खुश हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन ये जो हम अन इसकी जो नेचर जो थी बीइंग अनसेटिस्फाइड, कि उसने खुश तो होना ही नहीं था, वो एक एक मसला उसका हल होता तो कोई और निकाल लेती, तो ये जो है
अनएंडिंग चेन था, तो ये उसके बच्चों के लिए एक ट्रेजेडी बना हुआ था। चिल्ड्रन टू समहाउ मेक ए बेटर लिविंग फॉर द फैमिली। तो वो सारे कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा अच्छी जो है वो ज़िंदगी हो जाए। इन कंट्रास्ट टू हिज मदर, अब अपनी मदर के बरअक्स टॉम इज़ वेरी क्लोज विद हिज सिस्टर लॉरा, अपनी सिस्टर से उसकी अटैचमेंट है। वो इज़ इनक्रेडिबली सेंसिटिव, वो बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत से ज़्यादा ही जो है हसास है। ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग अपॉन हर कलेक्शन ऑफ ग्लास फिगरिन्स। तो वो जो उसने मुजस्मे रखे हुए हैं शीशे के, वो उन्हीं को जो है वो देखती रहती है, उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। लॉरा was supposed to be going to typing school, वो टाइपिंग स्कूल से जाना था, but it turns out she was too shy to go। उसने जो है वो टाइपिंग स्कूल में जाना था, तो लेकिन बाद में पता चलता है कि ये उसके बस की बात नहीं, वो शी was too shy, ज़रूर से ज़्यादा शर्मीली थी। तो इसका एंड क्या मतलब सपोज टू बी गोइंग? हाँ, यार उससे तवक्को की जाती थी कि वो जाएगी, यानी उसका ये काम था कि उसने जाना था, उसके लिए लाजमी था कि वो जाती, ठीक है। लेकिन शी वॉज टू शाई, ज़रूर से वो बहुत शर्मीली थी, वो वहाँ पे नहीं जा सकती थी, यानी मेंटेन नहीं कर सकती थी। एंड शी हैड बीन स्पेंडिंग ऑल हर टाइम वैंडरिंग द स्ट्रीट्स फॉर फियर ऑफ हर मदर्स डिसअपॉइंटमेंट। अब वो जो है वो अगर वो वहाँ से यानी स्कूल से वो ड्रॉप आउट हो गई, उसने खुद छोड़ दिया या स्कूल वालों ने उसको निकाल दिया, तो दोनों सूरतों में ऐसा था कि वो ने अपनी उसकी मदर, क्योंकि मदर की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो वहाँ से जो है वो कोई डिग्री हासिल करे, वहाँ से कोई डिप्लोमा हासिल करे, बट वो उसको वो नहीं कर सकी थी, और उसको इस बात पे वो फील कर रही थी कि उसकी मदर जो है वो नाराज़ होगी, लिहाजा वो स्कूल का टाइम बाहर बाजार में घूम फिर के वो पूरा करके आ जाती। मदर को एहसास नहीं होने दिया कि वो जो है स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई है। When her mother discovers Laura hasn't been going to school, जब उसकी माँ को पता चलता है कि वो तो स्कूल जाती नहीं रही है, her hope for their failure is destroyed। फ्यूचर इज उनकी फ्यूचर होप डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। एंड शी बिकम्स obsessed विद आर्या ऑफ लॉरा मैरिंग सम नाइस मैन। फिर उसके दिन में उसके दिमाग को ये ख्याल आइडिया पकड़ लेते हैं, आज ठीक है, अगर लॉरा ने कुछ नहीं किया है तो अब उसकी शादी किसी अच्छे जेंटलमैन से हो जाए, किसी जो कि अमीर हो, जिसके पास नहीं है यानी कोई क्या कहते हैं, जो इनकी फैमिली का हेल्प करे। वर्ल्डली पोजेशन की कोई कमी ना हो। मैरिंग सम नाइस मैन टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, कि वो सारी फैमिली को सपोर्ट कर ले। Laura is hesitant to even dream of finding someone to marry her। लारा जो है अपने तौर पे वो ज़्यादा होपफुल नहीं है। एज नॉट ओनली इज शी इनक्रेडिबली शाई, एक तो ये है कि वो बहुत शर्मीली है। यहाँ पे शाई होना ये कोई ऐसी बात नहीं थी, यानी मतलब ये है कि जो वो जितनी उसको ब्रेव होना चाहिए था, ज़रूरी हद तक वो उतनी ब्रेव नहीं थी, एक्टिव नहीं थी, ये बात है। She has trouble walking and has to wear a brace on her leg। उसको जो है अपने टांग के ऊपर जो है कोई रिंग वगैरह पहनना पड़ता था, ब्रेस पहनना पड़ता था चलने के लिए। तो which causes her to feel even more socially awkward। यानी उसका जो चलने का अंदाज था वो बहुत प्लेजेंट नहीं था और बहुत awkward था, और ये चीज़ उसको बहुत डिस्करेज करती थी। एक्चुअली वन थिंग इज दैट शी वाज टू सेंसिटिव, वो ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव थी, उसने अपनी किसी ये डेफिशिएंसी को ओवरकम करने की कोशिश ही नहीं की। आफ्टर सच प्रोडिंग फ्रॉम हर मदर, यानी ये डांट डिपट के बाद, ठीक है, आफ्टर मच प्रोडिंग फ्रॉम हर मदर लॉरा फाइनली कन्फेसेस दैट शी वांट्स, के फ्रॉड होता है, यानी मेरे ख्याल में क्रेद क्रेद के पूछना शायद, उसके मदर ने उसको क्रेद क्रेद के पूछा और फिर उसने कन्फेस कर लिया, मान लिया कि एक लड़का उसको अच्छा लगता था जिसका नाम जिम था। एंड अमांडा कन्विंसेस टॉम टू ब्रिंग जिम होम, और अमांडा कहती है कि वो जिम को जो है उसके घर लेके आए, टू हुक हिम अप विद लारा, ताकि लारा और उनके दरमियान में कोई मैच बनाया जा सके।
The tragedy of the story culminates when Jim ultimately does express a kind of love for Laura. जिम जो है लारा के लिए अपने अच्छे फीलिंग्स का इजहार तो करता है, बट देन ही एक्सप्लेन्स दैट ही सर इज क्लिमिनेट्स का क्या एंगेज्ड। मतलब? क्या जी बेटा? क्लिमिनेट्स का क्या मतलब? कल्मिनेट या था वैसे तो होता है वो गाना, ठीक है। एंड द ट्रेजेडी ऑफ द स्टोरी कल्मिनेट्स, कल्मिनेट्स यानी